जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए जीएस तथा हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो प्रश्न है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का प्रैक्टिस सेट 23। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ग उदाहरण कौन सा है? तो कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ होते हैं आपके ओ औ, कौन से होते हैं? ओ औ होते हैं। और कंठ तालव्य कौन से होते हैं? ए ऐ होते हैं, ए ऐ। तो ए ऐ विकल्प में कहाँ पर है? डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन सा इसमें विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें आएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक, और सेकंड का उत्तर हो जाएगा ए। थर्ड है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो है वो कैसा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो शिक्षक क्या है? एक जाति होती है, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। चौथा प्रश्न है, तुम कल कहाँ थे? इसमें बताना है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन होता है? मैं, हम, ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। तुम है ना, तुम किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। और वह, ये, वे आते हैं अन्य पुरुष में। तो तुम कल कहाँ थे, इसमें क्या होगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न है, निशा का विशेषण रूप बताना है। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? तो निशा का विशेषण रूप होता है नैस। क्या होता है? नैस होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो 6 में आंसर हो जाएगा डी। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? सकर्मक क्रिया का। आंसर हो जाएगा डी। सातवां प्रश्न है, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? मिलकर परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक? तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी, रीतिवाचक। कैसा है? रीतिवाचक है। ठीक, रीतिवाचक है, जिसमें निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध हो, उसे हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। तो किसने क्या काम किया है? गाँव वालों ने मिलकर। तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकृति, संस्कृति, दंपति या प्रकृति? तो दंपति जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। आंसर हो जाएगा सी। बाकी विकृति, संस्कृति और प्रकृति आपके स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। 9वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कच्छा, आंसू, प्राण या प्रत्येक? तो प्रत्येक का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है, जबकि प्राण, आंसू और कच्छा ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक, याद रखना है, कच्छा, आंसू और प्राण ये किस में होते हैं? बहुवचन में, जबकि प्रत्येक किस में होता है? एक वचन में। 10वां प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? भूतकाल का उदाहरण बताना है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो राम घर गया था, ये आपका भूतकाल का है। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगला है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो तब वाच्य में होगा कृतवाच्य। क्या होगा? कृतवाच्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में कह रहा है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? कर्म क्या है? तो कर्म है आपका प्रथम पुरस्कार। क्या प्राप्त किया है? प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक, और 12 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह क्या कहलाता है? वह आपका कर्म कहलाता है। और इसमें पूछा क्या है? कर्म पूछा है। ठीक, तो क्या प्राप्त किया है? प्रथम पुरस्कार। यही आपका हो जाएगा कर्म। 13वां प्रश्न है, दिए गए शब्द में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। पोथी, पानी, घर या अन्न? तो अन्न जो है आपका वो आपका क्या है? तत्सम है। और इसका जो तद्भव होता है वो होता है अनाज। अनाज का तत्सम होता है अन्न। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पोथी का तत्सम होता है पुस्तक। पोथी का तत्सम हो जाएगा पुस्तक। पानी का तत्सम होगा पानीय। और घर का तत्सम होता है गृह। घर का तत्सम क्या होगा? गृह। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना? अनजान, बिन चखा, बिन जाना या लापता? तो क्या है? लापता। 14 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 15वां प्रश्न है, कृत और तद्वित इनमें से किसके भेद हैं? तो ये जो हैं वो आपके उपसर्ग के भेद, प्रत्यय के भेद होते हैं। कृत और तद्वित। ठीक,
प्रत्यय जो होता है वो हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेष शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये किसके भेद हैं, ये आपके प्रत्यय के भेद हैं। 15 का आंसर हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है प्रकाश का विलोम क्या होता है, तो प्रकाश का विलोम होता है अंधकार, आंसर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है बहिरंग का विलोम क्या होगा, तो बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग, आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। 18वां प्रश्न है लहू का समानार्थी क्या होता है, तो लहू का समानार्थी होता है शोणित, क्या होता है शोणित, और 18 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। 19वां प्रश्न है अकस्मात, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अकस्मात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है, आराम का अर्थ नहीं है, आहत, वाटिका, फुलवाड़ी, विश्राम। तो आहत जो है वो आराम शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी जो बचे 3 वाटिका, फुलवाड़ी, आश्रम, ये आपके आराम के अर्थ हैं। 21वां प्रश्न है चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक क्या होंगे, तो चपला का मतलब होता है बिजली, क्या होता है चपला का, बिजली, और चपल का मतलब होता है तेज। तो 21 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ए। 22वां प्रश्न है जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो जो पढ़ा नहीं गया उसे बोलते हैं अपठित, क्या बोलते हैं अपठित, और 22 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम नास्तिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। ठीक। 23वां प्रश्न है जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग या अनुभूति। तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी, अनुभूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका अनुभव किया गया हो उसे बोलेंगे अनुभूत, आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। 24वां प्रश्न है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो गीत धन अंजलि, आपका हो जाएगा गीतांजलि, 24 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक। गीतान, ता पे क्या लगा है आपका, ता पे डंडा लगा है, डंडा का मतलब क्या है बड़ा आ, और बड़ा आ जहाँ होगा बड़ी ई जहाँ होगी, और बड़ा ऊ जहाँ होगा वहाँ पर आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि। अगर पूछ लिया जाए गीतांजलि में कौन सी संधि होगी तो होगी दीर्घ स्वर संधि। 25वां प्रश्न है मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है, तो मनमाना में आपका अव्ययीभाव समास है, 25 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसको दुर्जन कहकर पुकारना, पुकारना अनुचित है, पुकारना, तो उसको दुर्जन कहना अनुचित है, ये हो जाएगा, ये वाला गलत है, क्या हो जाएगा सही वाक्य क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य उसको दुर्जन कहना अनुचित है, कहना और पुकारना एक साथ नहीं आएगा, ठीक, तो दुर्जन कहना अनुचित है। बी है उसको घमंडी कहना, उसको घमंडी कहना क्या है, ज्यादती है, यहाँ पे क्या है कहकर और पुकारना, ये भी गलत है। सी है यहाँ शोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ शोभनीय वातावरण है, उपस्थित नहीं, यहाँ शोभनीय वातावरण, ये भी गलत है। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, डी शुद्ध हो जाएगा, यह ग्रंथ विद्वता से भरा हुआ है। ठीक, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 27वां प्रश्न है सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो सात्विक अनुभाव जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, और उत्तर हो जाएगा बी। 28वां प्रश्न है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार में छंद कौन सा है, दोहा, सोरठा, रोला, बरबे। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें दोहा है। ठीक, दोहा है, ये दोहा जो है वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला है काली घटा का घमंड घटा न मंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें घटा घटा जो शब्द है 2 बार आया है, और दोनों घटा का जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक घटा का मतलब होता है बादल, और एक घटा का मतलब होता है कम होना, घट गया है ना, घट गया, कम होना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार, और 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 29 का आंसर, डी हो जाएगा। 30वां प्रश्न है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका वो 2007 में हुआ था। कहाँ पर, न्यूयॉर्क अमेरिका में, आंसर हो जाएगा ए। 31वां प्रश्न है थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है, थाली का बैंगन, तो इसका अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांत नहीं है जिस व्यक्ति के, उसे हम बोलेंगे सिद्धांतहीन व्यक्ति, और मुहावरे के तौर पर बोलेंगे उसे थाली का बैंगन। क्या बोलेंगे, थाली का बैंगन। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। 32वां प्रश्न है कोई कमाए कोई खाए, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कोई कमाए और कोई खाए, इसका क्या हो जाएगा, तो अंधी पी से कुत्ता खाएं, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अंधी पी से कुत्ता खाएं, क्योंकि उसे तो कोई अंधा व्यक्ति है, पीस रहा है, उसे पता नहीं कौन खा रहा है, तो इसका अर्थ क्या, कोई कमाए कोई खाए, अंधी पी से कुत्ता खाए। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। 33वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो कब से माना जाता है, 1850 से, 1700 से, 1750 से या 1900 से। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1850, आंसर हो जाएगा ए। 1850 ईस्वी से आपका आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आधुनिक काल को
कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका बांटा गया है 4 भागों में। भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1936 और छायावादोत्तर युग 1936 से अब तक। तो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, 33 का आंसर हो गया आपका ए। और अब आपके प्रैक्टिस सेट कितने कंप्लीट हो गए हैं? 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 24वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। 5 प्रश्न होंगे आपके गद्यांश के, वो आप पढ़ लोगे, पेपर में आएगा, कर लोगे आराम से। टोटल मैं 38 प्रश्न कराता हूँ, लेकिन गद्यांश के छोड़ देता हूँ। ठीक, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जहाँ से भी PYQ मिले रट डालो उन्हें, अच्छे से अध्ययन करो। ठीक, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।